हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 9 के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके रिलेटेड होंगे किससे, हायर एजुकेशन सिस्टम से। तो वीडियो का फॉर्मेट आप सभी जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट है, द चाइनीज स्कॉलर्स Haikuing and Xuanzang visited Nalanda in the 9th century. Second statement है, when Xuanzang visited Nalanda, Nalanda was called Nala. कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन ज़ुआनज़ैंग, जब ज़ुआनज़ैंग ने विजिट किया नालंदा में तो नालंदा को नाला कहा जाता था। इसके अलावा जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो है इनकरेक्ट। तो हम देख लेते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि चाइनीज स्कॉलर्स थे हाइक्विंग और ज़ुआनज़ैंग, उन्होंने विजिट किया था नालंदा में। वो विजिट इन्होंने किया था 7th सेंचुरी में, ना कि 9th सेंचुरी में। दैट्स वाई जो हमारा स्टेटमेंट 1 है अबाउट नालंदा वो इनकरेक्ट है। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 1 स्टेटमेंट है, ज़ुआनज़ैंग स्टडीड योग शास्त्र, ग्रामर, लॉजिक एंड संस्कृत ड्यूरिंग हिज टाइम एट द नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और सेकंड स्टेटमेंट है, तक्षशिला एंड नालंदा हैव बीन डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज साइट्स, यानी कि तक्षशिला और नालंदा को विरासत स्थल घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जहाँ पर हमारी स्टेटमेंट 1 क्या थी, क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग भी बनता है, जहाँ पर स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इस तरह से बनता है। कहने का मतलब ये है कि विच सब्जेक्ट डिड ज़ुआनज़ैंग स्टडी इन इंडिया, यानी कि ज़ुआनज़ैंग ने कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए इंडिया में। ज़ुआनज़ैंग ने स्टडी किया योग शास्त्र, ग्रामर, लॉजिक एंड संस्कृत ड्यूरिंग हिज टाइम एट द नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन कौन से, योग शास्त्र, ग्रामर, लॉजिक एंड संस्कृत। इसके बाद हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी, वो भी करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि तक्षशिला और नालंदा दोनों को डिक्लेयर किया गया है हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तक्षशिला को कब किया गया था, 1980 में, और नालंदा को कब किया गया है, 2016 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 है, होलिस्टिक एजुकेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इनर एंड आउटर सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि समग्र शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी स्व के विकास से है। नंबर 2 स्टेटमेंट है, पाणिनि इज द इंडियन फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेटमेंट हमारी क्या थी, होलिस्टिक एजुकेशन, जो रेफर करती है विकास से इनर और आउटर सेल्फ के विकास को रेफर करती है किसी इंडिविजुअल के, जो उन्हें प्रिपेयर करता है लाइफ के लिए, जीवन के लिए उन्हें तैयार करता है, होलिस्टिक एजुकेशन। हालांकि जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में वो फ्री था और सेंट्रलाइज्ड नहीं था, यानी कि किसी सिंगल अथॉरिटी द्वारा मैनेज इसे नहीं किया जाता था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को। और भारत के ज़्यादातर प्राचीन शिक्षा की नींव भारत का जो रिच कल्चरल ट्रेडिशन है उनमें रखी गई थी, जिसने मदद की किसमें, डेवलपमेंट में। किसके डेवलपमेंट में, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स में, यानी कि भौतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और कलात्मक पहलुओं में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, होलिस्टिक एजुकेशन जो लर्नर है, शिक्षार्थी है, उसके सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करती है, जैसे कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट, यानी कि मन, शरीर और आत्मा इसमें शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जो दिखाता है एक्साइटमेंट बिल्डिंग थिंग्स के लिए, यानी कि यदि कोई बच्चा है जो चीज़ों को बनाने के लिए उत्साह दिखाता है, एक्साइटमेंट दिखाता है, तो होलिस्टिक एजुकेटर
गाइड कर सकता है उस बच्चे को अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें बिल्डिंग इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि ब्लॉक्स का यूज़ करना, क्रिएट करना रेत से स्ट्रक्चर को, और बिल्डर्स के बारे में किताबें पढ़ना। तो होलिस्टिक एजुकेटर इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व कर सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि शिक्षा को जीवन का एक तरीका माना जाता है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में एग्जिस्टेंस था, मौजूद था दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद इंडिजेनस एजुकेशन यानी कि देसी शिक्षा प्राचीन भारत में दी जाती थी, घरों में, गुरुकुल्स में, टोल्स में, टेम्पल्स में, पाठशालाओं में, और साथ ही साथ चतुष्पदी में, जहाँ पर इंडिजेनस एजुकेशन दी जाती थी। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में घरों में लोग गांव में और टेम्पल्स में गाइड करेंगे यंग चिल्ड्रन को और उनको हेल्प करेंगे जीवन के पवित्र और आदर्श तरीकों को अपनाने में। तो ये था, हमने बात की कि इंडिया में एंशिएंट टाइम में एजुकेशन किस तरह से दी जाती थी और कहाँ पर दी जाती थी, तो क्या इंपॉर्टेंस थे एजुकेशन को, वो हमने डिस्कस किया। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंशिएंट टाइम में स्टूडेंट्स चाइना से कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल और अदर जो डिस्टेंट कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो अन्य दूर के देशों के छात्र हैं, इंडिया आने के लिए और स्टडी करने के लिए अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि इंडिया को कंसीडर किया जाता था, माना जाता था लैंड ऑफ वंडर, और जहाँ पर रिच सोर्स ऑफ नॉलेज था, और साथ ही साथ एजुकेशनल सेंटर्स थे हायर लर्निंग के लिए। इसके बाद अलग अलग मोनेस्ट्रीज, बिहार्स सेटअप किए गए थे मॉन्क्स के लिए, साधुओं के लिए, नन्स के लिए, मेडिएट करने के लिए, डिबेट करने के लिए और डिस्कस करने के लिए, सीख सकें और सेटिस्फाई कर सकें अपनी खोज को, रिसर्च को, और नॉलेज एक्वायर कर सकें इस पीरियड के दौरान। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में तक्षशिला भी एक प्रसिद्ध यानी कि नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग था, जहाँ पर कई शताब्दियों तक, सेंचुरीज तक बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। और लास्ट में फ्री फॉर्म ऑफ एजुकेशन भी थे, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे कि बल्लाभी, विक्रमशिला और जगादला। ये कुछ और भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ थी जो एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट सेकंड, वो भी करेक्ट स्टेटमेंट थी, जहाँ पर पढ़नी इंडियन फादर ऑफ लिंग्विस्टिक हैं, और पढ़नी एक संस्कृत फिलोलॉजिस्ट यानी कि संस्कृत भाषाविद, ग्रामेरियन और रिवर्ड स्कॉलर थे एंशिएंट इंडिया में, यानी कि व्याकरणविद और श्रेय विद्वान थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट है विक्रमशिला वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द पाल एम्परर धर्मपाल, यानी कि विक्रमशिला की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल ने की थी। देन इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया वॉज ऑन मेंटेनिंग अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर को बनाए रखने पर थी। कोड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट है विक्रमशिला किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, पाल एम्परर थे धर्मपाल, उनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी विक्रमशिला। देन इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है जो एजुकेशन सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में, वो किसको बनाए रखने पर था, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी को, यानी कि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर को बनाए रखने पर था शिक्षा प्रणाली एंशिएंट इंडिया में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली के स्रोत क्या थे। नंबर 1 वेद, नंबर 2 ब्रह्मानस, नंबर 3 उपनिषद, नंबर 4 धर्मसूत्र। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये चारों सोर्सेस थे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का। नंबर 1 है वेद, नंबर 2 ब्रह्मानस, नंबर 3 उपनिषद और नंबर 4 धर्मसूत्र। सबसे पहले क्या है, वेद है जो एंशिएंट टेक्स्ट है, यानी कि प्राचीन ग्रंथ है जो भारत में पवित्र है, यानी कि सेक्रेड है इंडिया में, और जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, रिनोन्ड है, फेमस है। देन इसके बाद देयर आर 4 वेद, 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद क्या करते हैं, 3 पाथ सिखाते हैं, 3 मार्ग बताते हैं सल्वेशन के, यानी कि मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। और ये पाथ कौन कौन से हैं, जानना यानी कि नॉलेज,
भक्ति यानी कि डिवोशन, और कर्म यानी कि एक्शन। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन में था ब्रह्मानस। हर एक वेद के अपने एक या एक से ज़्यादा ब्रह्मानस होते हैं जो आमतौर पर जुड़े होते हैं किसके साथ, एक विशेष शाखा के साथ और वैदिक स्कूल के साथ। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में था उपनिषद। उपनिषद लेट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हिंदू फिलॉसफी हैं जो हिंदू धर्म की नींव बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। कौन? उपनिषद। और लास्ट में था हमारे पास धर्मसूत्र। धर्मसूत्र को कहा जा सकता है गाइड बुक किसकी? धर्म की, क्योंकि इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं यानी कि दिशा निर्देश दिए गए हैं इंडिविजुअल के लिए और सोशल बिहेवियर के लिए। एथिकल नॉर्म्स गिवन हैं और साथ साथ पर्सनल, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में गाइडलाइंस दी गई हैं, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार, नैतिक मानदंड, साथ ही व्यक्तिगत, नागरिक और आपराधिक कानून के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और धर्मसूत्र क्या डिस्कस करते हैं कि लोगों की क्या ड्यूटीज़ है और उनके क्या अधिकार हैं, राइट्स हैं लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर। जैसे कि वो स्टेजेस कौन सी होगी? स्टूडेंटहुड यानी कि छात्रता के दौरान, हाउस होल्डरशिप यानी कि गृहस्थी के दौरान, रिटायरमेंट के टाइम पर, और रिनंसिएशन के टाइम पर यानी कि त्याग के टाइम पर, संन्यास के दौरान पर क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या राइट्स हैं लोगों की। और लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की जो दी जाती थी यानी कि जिससे कम्युनिकेट करते थे, वो हैं वेद, ब्रह्मानस, उपनिषद और धर्मसूत्र। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राइटिंग्स आर्यभट्ट की, पढ़ने की, कात्यायन की और पतंजलि की, और साथ ही साथ मेडिकल ट्रीटीज़ यानी कि चिकित्सा ग्रंथ, चरक और सुश्रुत के, ये भी कुछ रिच सोर्सेज थे लर्निंग के। इसके अलावा सोर्सेज लर्निंग के अलग अलग विषय थे, डिसिप्लिन्स थे, जैसे कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री, अन्वीक्षिकी यानी कि लॉजिक, मीमांसा यानी कि इंटरप्रिटेशन, शिल्प शास्त्र यानी कि आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, वार्ता जिसमें एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री शामिल थी, और साथ ही साथ धनुर्विद्या यानी कि आर्चरी, ये सभी लर्निंग के सोर्सेज थे। इसके अलावा जो टर्म है वार्ता वो यूज़ की जाती है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, यानी कि कृषि, व्यापार, वाणिज्यिक और पशु पालन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को कवर किया एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया से लेकर। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।